कोई गोदी मीडिया ये सवाल नहीं उठा रहा है कि 5 दिसंबर को महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की और उनके मंत्रिमंडल की पद और गोपनीयता की शपथ होने वाली है। मगर मुख्यमंत्री कौन होगा, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने इस बात का ऐलान ही नहीं किया। यह माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो सकते हैं, मगर आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी कैसे काम करती है। अब तक मुख्यमंत्री कौन होगा इस बात का ऐलान नहीं हुआ है और गोदी मीडिया इस पर सवाल बिल्कुल नहीं कर रहा है। याद कीजिएगा, जब कर्नाटक में कांग्रेस को जीत मिली थी तब कांग्रेस ने बहुत ज्यादा देरी भी नहीं की थी और गोदी मीडिया में इस तरह की खबरें चलने लग गई थी कि ये लोगों के जनादेश का अपमान है। आज महाराष्ट्र के अंदर भाजपा गठबंधन को इतनी शानदार जीत मिली है, मगर 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री कौन होगा कोई नहीं जानता। सबसे दिलचस्प बात यह है, पूर्व मुख्यमंत्री या ये कहा जाए केयर टेकर चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे साफ तौर पर कोप भवन में हैं। उनकी नाराजगी को महसूस किया जा सकता है। उन्होंने एक बार फिर मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की है, मगर कोई गोदी मीडिया इसकी चर्चा नहीं कर रहा है। और बात वहां नहीं रुक रही है। गृह मंत्रालय किसको मिलेगा, इसको लेकर शिंदे सेना और भाजपा के बीच में खींचतान लगातार जारी है। शिंदे लगातार कह रहे हैं कि मुझे गृह मंत्रालय मिलना चाहिए, मगर भारतीय जनता पार्टी वो मंत्रालय अपने पास रखना चाहती है, क्योंकि आपको याद होगा पिछली बार भी जब महायुति की सरकार थी तब गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास था। और अब इतनी सारी पेचीदगियां, मगर उसकी आप हल्की सी गूंज भी नहीं सुन रहे हैं गोदी मीडिया में। बात वहां नहीं रुकी है दोस्तों। याद कीजिएगा, विधानसभा का सत्र 26 तारीख तक था। कायदे से विधानसभा भंग हो जानी चाहिए थी। कायदे से आर्टिकल 356 लागू होने के बाद राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए था, मगर भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दलों के लिए नियम कानून अलग है। वहां पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगा दोस्तों। आर्टिकल 172 साफ तौर पर अपनी तरफ से दिशा निर्देश देता है, मगर उसका पालन नहीं हो रहा है। किस तरह से नियम कानून, किस तरह से संविधान की जो मान्यताएं हैं, भारतीय जनता पार्टी के विम्स एंड फैंसीज, उनके नखरों के सामने नतमस्तक हैं, ये इसकी ताजा मिसाल है। मगर सबसे पहले इस व्यक्ति का दर्द, एकनाथ शिंदे, जो लगातार कह रहे हैं और अब भी कह रहे हैं कि मैं लोगों का मुख्यमंत्री था, मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए। उनका बयान जो जनसत्ता में है दोस्तों आपके सामने, वो क्या कहते हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। महाराष्ट्र की नई सरकार के 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में शपथ लेने के ऐलान के एक दिन बाद केयरटेकर चीफ मिनिस्टर और शिवसेना के मुखिया एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद पर अपनी वापसी की जोरदार वकालत की है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने आम आदमी की तरह काम किया, इसीलिए आम आदमी को लगता है कि उन्हें फिर से मुख्यमंत्री होना चाहिए। आपको गौर करना पड़ेगा दोस्तों कि एकनाथ शिंदे यहां क्या कह रहे हैं। यहां पर वो कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो अपना मुख्यमंत्री थोप रहा है राज्य पर, वो जनादेश के विरुद्ध है। हालांकि आप जानते हैं भाजपा को 132 सीटें मिली हैं, लिहाजा लोगों का विश्वास भाजपा के साथ है, मगर एकनाथ शिंदे के सुरों में अगर आप बगावत को महसूस करें तो बहुत मायने रखता है। वो आगे क्या कहते हैं इस पर भी गौर कीजिएगा दोस्तों। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को यह भी याद दिलाने की कोशिश की कि उन्हीं के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ा गया था। उन्होंने इस बात को फिर से दोहराया कि उनकी पार्टी को प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा लिया गया फैसला मंजूर होगा। शिंदे ने राज्य के कुछ वर्गों द्वारा उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, मैं लोगों का मुख्यमंत्री हूं। वास्तव में मैं हमेशा कहता था कि मैं सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि आम आदमी हूं। एक आम आदमी के तौर पर मैंने लोगों की समस्याओं और दर्द को समझा और उन्हें दूर करने की कोशिश की। चूंकि मैंने एक आम आदमी के तौर पर काम किया, इसीलिए जाहिर है लोगों को लगता है कि मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए। यहां पर एक तरफ आप एकनाथ शिंदे के दर्द को महसूस कर रहे हैं, मगर दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो भी फैसला लेगी वो उन्हें मंजूर होगा। यहां पर कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे की मजबूरी भी आप देखते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए दोस्तों कि एकनाथ शिंदे ने अगर वाकई यहां बगावत की
तो पहली बात तो उनके समर्थन की भाजपा को जरूरत भी नहीं है। वो बाहर चले गए, भाजपा की सरकार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। मगर असली डर या असली दर्द एजेंसीज। याद कीजिएगा आदित्य ठाकरे ने क्या कहा था कि एकनाथ शिंदे उनके सामने आए थे, उनके सामने रोने लगे थे कि मुझे भाजपा गठबंधन में जाने दो वरना ये लोग मुझे जेल में डाल देंगे। एकनाथ शिंदे ने आज तक इस बयान का खंडन नहीं किया दोस्तों। तो जाहिर सी बात है एकनाथ शिंदे बगावत भी नहीं कर सकते हैं। वो इस कदर मजबूर हैं कि उन्हें भाजपा गठबंधन के साथ रहना पड़ेगा। मगर यह कड़वाहट साफ तौर पर देखी जा रही है। और सबसे बड़ी बात, 5 दिसंबर को कौन मुख्यमंत्री होगा? अब तक देवेंद्र फडणवीस की बात हो रही थी, मगर अब कई नाम सामने उभर कर आने लगे हैं। बड़ा प्रश्न, क्या देवेंद्र फडणवीस जिनके मुंह तक मालपुआ आ चुका है वो खींच लिया जाएगा? याद कीजिएगा पिछली बार जब उन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना पड़ा था, जब यह खबर उनके पास आई थी, तब उनके करीबियों ने बताया था कि देवेंद्र फडणवीस के आंखों में आंसू थे क्योंकि अमित शाह उन्हें ठिकाने लगाना चाहते थे। मगर इस बार बताया जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को आरएसएस का साथ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ है, इसीलिए अमित शाह की बात के मायने नहीं रखते। मगर अमित शाह हैं, भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य हैं। आखिरी गेंद डाले जाने तक क्या हो जाएगा हम नहीं जानते हैं। मगर सबसे बड़ी बात दोस्तों, अब तक मुख्यमंत्री कौन होगा यह तय नहीं है। कोई मीडिया इस पर सवाल नहीं उठा रहा है। सबसे बड़ी बात, 26 तारीख को विधानसभा को भंग हो जाना चाहिए था। क्या राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? आर्टिकल 172 साफ तौर पर इस बात का जिक्र करता है। आर्टिकल 172 आर्टिकल 356 की जमीन भी तैयार करता है। यहां पर राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से मशवरा करने की या उनके कैबिनेट के साथ मशवरा करने की जरूरत भी नहीं है। मगर व्यवस्था किस तरह से नतमस्तक है भाजपा के सामने, यह इसकी जीती जागती मिसाल है। कोई ये सवाल नहीं उठा रहा है, जो अपने आप में कितना दुर्भाग्यपूर्ण है ना। हम जानते हैं दोस्तों, हम जानते हैं कि भाई भाजपा गठबंधन के पास 200 से ज्यादा सीटें हैं, उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। 230 सीटों का क्या मुकाबला है? मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा यह है कि किस तरह से नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं, किस तरह से व्यवस्था पूरी तरह से नतमस्तक है भाजपा के सामने। और यही नाराजगी उद्धव सेना में दिखाई दे रही है। संजय राउत एक बार फिर सामने आए, उन्होंने करारा हमला बोला है पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ पर और कहा है कि यह सब जो हो रहा है उनके चलते हो रहा है। और वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? याद कीजिएगा जब एकनाथ शिंदे की वैधता का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था, तब डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या क्या कहा था? डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि जिस तरह से चीफ व्हिप भरत गोगावले को एकनाथ शिंदे ने नियुक्त किया वो गलत था। उन्होंने यह तक कहा कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का फैसला भी गलत था। सबसे बड़ी बात, उन्होंने एकनाथ शिंदे की सरकार को अवैध तक करार दे दिया था, मगर फिर भी उनकी सरकार को चलने दिया। इसीलिए नाराज है उद्धव सेना। कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर उस वक्त यह हो जाता तब क्या होता? कई नगर पालिकाओं के चुनाव हो ही नहीं रहे हैं, 2 साल से नहीं हो रहे हैं। इसलिए मैंने कहा ना कि भाजपा के नखरों के सामने, उसके विम्स एंड फैंसीज के सामने पूरी व्यवस्था जो है वो नतमस्तक है। व्हिच इज सच अ बिग ट्रेजेडी। कितनी बड़ी त्रासदी है अपने आप में। क्या कह रहे हैं संजय राउत आपके स्क्रीन पर? संजय राउत बोले, महाराष्ट्र की कार्यवाहक सरकार संविधान के खिलाफ है। अभी तक किसी ने सरकार बनाने का दावा नहीं किया है। मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर भी अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। सरकार बनाने के लिए अभी तक राज्यपाल से कोई नहीं मिला है। इन सब के लिए जस्टिस चंद्रचूड़ जिम्मेदार हैं। नागपुर में बैठे 52 कुले आदेश देते हैं कि 5 तारीख को शपथ समारोह होगा। क्या उन्हें राज्यपाल बनाया गया है? राज्यपाल को यहां राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करनी चाहिए, चाहे अजमेर हो या संभल। चंद्रचूड़ आग लगाने के बाद रिटायर हो गए हैं। आज देश की जो हालत है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। चंद्रचूड़ को जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
उनकी नाराजगी वाजिब है। यहां पर वो संभल का जिक्र कर रहे हैं, ज्ञानव्यापी का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 साफ तौर पर कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जैसा होगा वैसा बना रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मगर ज्ञानव्यापी मामले में पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने आदेश दे दिया था कि भाई सर्वे कराने से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर कोई असर नहीं पड़ता है। और दिलचस्प बात यह भी है कि यह महज मौखिक आदेश था, लिखित आदेश नहीं था, मगर उस मौखिक आदेश के आधार पर सारा खेला हो गया। संभल में आपने देखा क्या हुआ। खैर, हम बात महाराष्ट्र की कर रहे हैं, और महाराष्ट्र में उद्धव सेना की नाराजगी जो है वो सामने उभर कर आ रही है। आदित्य ठाकरे भी पूछ रहे हैं अब तक राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए था, हो क्या रहा है यहां पर। आदित्य ठाकरे का बयान आपके स्क्रीन पर। आदित्य ठाकरे बोले, महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हो। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने रविवार को दावा किया कि विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा के एक सप्ताह से अधिक समय बाद भी महायुति द्वारा मुख्यमंत्री का फैसला न कर पाना और सरकार न बना पाना महाराष्ट्र का अपमान है। महायुति के सबसे बड़े घटक भाजपा पर निशाना साधते हुए ठाकरे ने कहा कि सरकार बनाने का दावा किए बिना ही शपथ ग्रहण की तारीख एक तरफा घोषित करना पूरी तरह अराजकता है। राज्य में अभी तक राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया गया। जाहिर सी बात है, महाविकास आघाड़ी इन मुद्दों को लेकर महायुति पर हमला कर रहा है। सबसे पहली बात, शिंदे का दर्द, मुझे मुख्यमंत्री होना चाहिए था। दूसरी बात, गृह मंत्रालय को लेकर शिंदे सेना और भाजपा में खींचतान। तीसरी बात, अब तक मुख्यमंत्री कौन होगा यही औपचारिक तौर पर घोषणा नहीं की गई है। इसके बाद राज्यपाल से मुलाकात भी नहीं हुई है, राज्यपाल ने अपनी तरफ से निमंत्रण नहीं दिया है। और सबसे बड़ी बात, आर्टिकल 172 की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई गई हैं, विधानसभा भंग होने के बावजूद राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया गया है। और ऐसा क्यों किया गया था, आपको याद है ना। क्यों 23 तारीख को काउंटिंग थी, क्यों 26 तारीख को विधानसभा भंग होने की बात थी। क्योंकि भाजपा को लग रहा था कि अगर हम सत्ता में नहीं आए और अगर अघाड़ी जीत जाती है और 3 दिनों तक अपने मुख्यमंत्री का फैसला नहीं करती है तो राष्ट्रपति शासन लागू करके भाजपा राज करेगी। क्योंकि आप जानते हैं कि महाविकास अघाड़ी में मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर मतभेद थे। ये लोग चुनाव नहीं लड़ रहे थे, कभी संजय राउत सामने आ जाते थे, कभी नाना पटोले अपना दावा पेश करते थे कि भाई मुख्यमंत्री हमारी तरफ से होगा। ये लोग यही सब हरकतें कर रहे थे। मगर आपको समझना होगा कि भाजपा इसे समझ चुकी थी। अगर महाविकास अघाड़ी जीत जाती और 3 दिनों में अगर वो मुख्यमंत्री का फैसला नहीं कर पाती तो विधानसभा भंग हो जाती। तब आप देखते किस तरह से आर्टिकल 172 का अनुसरण करके 356 लगा दिया गया होता। जी हां, मगर अब क्या हो रहा है आप सब जानते हैं। मगर इन तमाम चीजों के बावजूद 5 दिसंबर को भाजपा गठबंधन की सरकार जो है वो महाराष्ट्र पर विराजमान हो जाएगी। मगर अब सवाल यह होता है दोस्तों कि महाविकास अघाड़ी के लिए आगे का क्या रास्ता है। और यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस वक्त कांग्रेस इस बात को समझ चुकी है कि भाई ईवीएम्स पर दोष देना कारगर साबित नहीं होगा। हालांकि एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे ईवीएम्स के खिलाफ आंदोलन की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ सीडब्ल्यूसी की बैठक होती है और उस बैठक में फैसला होता है कि भाई ईवीएम पर ही हमला ना किया जाए, चुनावी धांधलियों की बात की जाए, जो मुझे लगता है व्यावहारिक है। मेरा यह भी कहना है कि कांग्रेस उन पत्रकारों पर विश्वास ना करे जो ये कह रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी ये चुनाव ईवीएम की वजह से हारी है। सबसे पहली बात, जिस बात का सबूत नहीं उसकी हमें चर्चा नहीं करनी चाहिए। मैंने देखा दोस्तों, अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक व्यक्ति बात कर रहा था कि भाई आप 50 करोड़ पर सीट हमें दे दो, हम वहां का जो फैसला है वो पलट देंगे। इस तरह का वीडियो सामने उभर कर आया और मैं देख रहा हूं कई बड़े बड़े नेता उस वीडियो का हवाला दे रहे हैं और कई डिजिटल पत्रकारों ने उस पर शो तक बना दिए कि देखिए इस तरह से ईवीएम में धांधली हुई, इस तरह से 50 करोड़ में हर सीट बिकी, इस तरह की बातें हो रही हैं दोस्तों। सबसे बड़ी बात, चुनाव आयोग ने उसे खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग कई मुद्दों को खारिज कर रहा है।
जब तक किसी बात का प्रमाण ना हो उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं और यह बहुत ज्यादा जरूरी है। जितनी जल्दी विपक्ष इस बात को समझेगा उसके लिए उतना ही बेहतर होगा। भाजपा को ईवीएम हैक करने की जरूरत नहीं है। भाजपा ने सिस्टम हैक कर दिया है, व्यवस्था को हैक कर दिया है। पूरा प्रचार तंत्र उसके हाथ में है, मीडिया उसके हाथ में है। मीडिया चुनाव शुरू होने से पहले ही उनकी कैंपेनिंग शुरू कर देता है। एजेंसीज लगातार निशाना साधती हैं। विपक्ष को अपनी एनर्जीज, अपनी ऊर्जाज को फोकस रखना पड़ेगा, अपनी ऊर्जा को बिल्कुल केंद्रित रखना पड़ेगा। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? आपको एजेंसीज की विश्वसनीयता को लेकर एक आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। गोदी मीडिया के जहर को लेकर आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। इसके अलावा चुनावों में पारदर्शिता, उसको लेकर भी आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने गुप्त चुनावी चंदे की स्कीम को अवैध बताकर उसे तो खत्म कर दिया, मगर उस स्कीम के जरिए किस किस धन्ना सेठ को क्या फायदा पहुंचाया गया, यानी कि किस किस धन्ना सेठ ने कितना पैसा दिया और उसके बदले में भाजपा ने उसे क्या दिया, इस पर डीवाई चंद्रचूड़ ने कोई तफ्तीश, कोई जांच के आदेश नहीं दिए। इसीलिए उद्धव सेना कह रही है कि इस देश में अराजकता का जिम्मेदार यह आदमी, यानी कि सम्मानित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ हैं। यानी कि बहुत जरूरी हो जाता है कि महाविकास अघाड़ी आने वाले वक्त में एकता के साथ, एक चेहरे के साथ व्यवस्था की इन खामियों को चुनौती दे। अगर वो व्यवस्था की खामियों पर चुनौती देगा, आगे बढ़ेगा, तो यकीनन वो अपना खोया हुआ जनादेश दोबारा हासिल कर सकता है। क्योंकि हकीकत यह है दोस्तों कि लोकसभा में शानदार जीत मिली थी। उसके बाद कायदे से हरियाणा के साथ महाराष्ट्र के चुनावों को हो जाना चाहिए था, मगर चुनाव आयोग ने खेला किया। भाजपा की सुन के 1.5 महीना विलंब कराया। लाड़की बहन योजना का जो पैसा है वो लोगों तक पहुंचा और नतीजा आपके सामने है। क्योंकि अगर हरियाणा के साथ चुनाव हो जाता और अगर महाविकास अघाड़ी एक चेहरे को पेश कर पाती, महाविकास अघाड़ी के अंदर इस तरह से जूतम पैजार ना चल रही होती, तो नतीजे कुछ और हो सकते थे। मगर मुंगेरी लाल के सपने देखने विपक्ष को छोड़ने चाहिए। उन्हें अपनी गलतियों पर विचार करना चाहिए। अब भी महाविकास अघाड़ी की बैठक नहीं हुई है। मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूं, इन नतीजों के बाद क्या मल्लिकार्जुन खड़गे, उद्धव ठाकरे और शरद पवार एक मंच पर आकर आपने बातचीत की है? आपको उन मतभेदों को संबोधित करना पड़ेगा। राहुल गांधी को यह पहल करनी पड़ेगी, मगर वैसा नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या वजह है? यानी कि विपक्ष अपनी गलतियों से कोई सबक लेने को तैयार नहीं है। और जैसा मैं बार बार कहता रहा हूं दोस्तों, यह लोकतंत्र के लिए शुभ संदेश नहीं है। क्योंकि एक लोकतंत्र तभी कारगर है जब विपक्ष मजबूत होगा। एक चेहरे के मजबूत और मुखर होने से कुछ नहीं होने वाला। और मैं इशारा राहुल गांधी की तरफ कर रहा हूं। राहुल गांधी मुद्दे उठाते हैं, इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता, मगर जब तक एक टीम वर्क के सहारे, एक टीम के सहारे आप आगे नहीं बढ़ेंगे, कुछ नहीं हो सकता। याद कीजिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी इंडिया गठबंधन को शानदार विजय मिली थी। मगर क्या इसका मतलब यह माना जाए कि 2027 में, जो अभी बहुत दूर है, 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन को जीत मिल जाएगी? हरियाणा और महाराष्ट्र इसकी मिसाल है। आपको जमीन पर अभी से उतरना पड़ेगा। अभी पहले दिल्ली का चुनाव है जिसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ चुनाव नहीं लड़ रही है। अभी साल के अंत में बिहार का चुनाव है। ये तमाम चुनौतियां हैं, पहले उससे लड़िए, जूझिए। ख्याली पुलाव पकाना छोड़िए, मुंगेरी लाल के सपने देखना छोड़िए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।